जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। हमने अभी तक कहां तक पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, लगभग पूरा खत्म हो चुका है। उसमें एक टॉपिक रह गया था जो कि आपका हीट इंजन है। हीट इंजन जैसे आप कारनाट साइकिल पढ़ते हो, कारनाट हीट इंजन पढ़ते हो, हीट इंजन पढ़ते हो, उसके बाद कई ऐसे और इंजन आप पढ़ते हो, डीजल इंजन पढ़ते हो, ओटीटी इंजन पढ़ते हो, तो वो सब हीट इंजन के बाद ही आते हैं। बट आपकी बुक में वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दे दिया गया है ना, आपकी बुक में वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दे दिया गया है। जबकि आप इसे तब समझ सकते हो जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ जाओ, जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ जाओ। इसलिए हम इसको उठा के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रख देते हैं अपने अनुसार। आपकी बुक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। हम हीट इंजन के टॉपिक को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, मतलब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ रही है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ही आप हीट इंजन पढ़ सकते हो, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तब तक आप हीट इंजन नहीं पढ़ सकते। हीट इंजन पढ़ने के लिए आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। तो बुक में ऐसा दे दिया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले दे दिया गया, उसमें ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो दिया गया, उसी में आपका हीट इंजन भी दिया गया। जबकि हीट इंजन का टॉपिक आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ाएंगे। कैसे भी पढ़ो, चाहे इसमें पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, पेपर में आएगा तो आपको लिखना है ही, है ना? ठीक है, नाजिया, अंकिता, श्रेष्ठ, मोहित, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगा लेंगे। आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर दूसरे का पहला लेक्चर है, चैप्टर दूसरे का पहला लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, दूसरे चैप्टर का। जो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यही इस चैप्टर का नाम है। सर मेरे अभी सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं की है तो ये क्लास लूँ या नहीं? हाँ ले सकते हो, अभी लाइव चल रही ना, तो अभी ये क्लास पढ़ लो, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आप पिछली क्लासेस बाद में पढ़ लीजिएगा, मतलब जैसे क्लास कंप्लीट होगी आप सुबह टाइम ऐसे धीरे धीरे करके कवर कर लोगे। इतनी जल्दी तो नहीं कवर कर पाओगे, 7-8 लेक्चर चल चुके हैं, तो आप धीरे धीरे कवर कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट और आ नहीं रहे, कहें नोटिफिकेशन सबके पास नहीं पहुंचा क्या? जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं एक बार। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? सर एक क्लास और पढ़ा है तो क्या ये समझ में आएगा? हाँ हाँ समझ में आएगा। अच्छा एक क्लास और पढ़ना है, एक क्लास आपका रह गया ना जी, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी पढ़े हो ठीक है, लाइव क्लास लाइव अटेंड किया करो
रिकॉर्डेड जो बचा है उसको बाद में अटेंड कर लिया करो मॉर्निंग टाइम में, शाम को आपकी क्लास लाइव चलती रहती है। हाँ, स्टूडेंट ग्रुप में चैट कर रहे हैं, उनको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है ना, पढ़ना नहीं चाहते बेचारे, क्या करोगे। सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से तो बाद में मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, विनायक अभी आ रहे हो लेट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये एक प्रकार का कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होता है एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होता है। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो जाए, ऐसा प्रोसेस जो खुद से हो जाए या फिर थोड़ा बहुत इफर्ट लगा के आप उसे करा सको, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बट जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, उसे आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उस पर, तब जाकर वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। वो अपने आप नहीं होता, वो अपने आप नहीं हो सकता। सर तबीयत ठीक है ना? हाँ, हमारी तबीयत तो ठीक है यार। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है, अच्छा कल जो बताए थे, हाँ ठीक है भैया आप फिट है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो एक प्रकार से क्या है, क्या है, जो स्वयं से प्रोसेस हो सके, जो स्वयं से हो सके प्रोसेस, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो स्वयं से ना हो सके प्रोसेस। ठीक है, ये अपने आप प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो, इतनी बात तो समझ में आई। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत का क्यों पड़ी, ये दिमाग में आना चाहिए। देखो आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन होने वाली है, टोटली हम समझेंगे क्यों इसकी जरूरत पड़ी एग्जैक्टली। आज सेकेंड लॉ ही पढ़ेंगे काफी डिटेल में। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें ऐसी क्या कमी आई जिसे मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खोजना पड़ा ना। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बताता था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यह बताता था अभिज्ञा, अभिज्ञा गुड़िया शोर मत मचाओ ना, क्लास चल रही है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। अब यहां पर बात समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटली डिपेंड था रूल पर। वो बताता था अगर आपका इस प्रकार से प्रोसेस हुआ तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, बल्कि ये कभी नहीं बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कहां पर ये प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जैसे आपको एक क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में बता दिया जाता है कि जैसे जो लाइन खींची रहती है उसके पार अगर वो उस बॉलर का पैर चला गया तो नो बॉल मानी जाएगी ना। कितने दूर आप होगे कि वहां पर स्टंप पे टच करा दिया जाए बॉल तो आप आउट हो जाएगा। वो सारी चीजें लॉ बताया था एग्जैक्टली, ये एक प्रकार से लॉ बताया था हर एक प्रोसेस का। बट ये नहीं बताया था कि आप वो क्रिकेट पानी में जाकर खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते ना। वो चीजें आपका सेकेंड लॉ बताया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो चीज बताई थी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताई थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताया था कि वेदर, यहां पर लिखेंगे वेदर, वेदर मतलब कहां पर द प्रोसेस इज पॉसिबल आर नॉट, द प्रोसेस इज पॉसिबल आर नॉट। मतलब
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि कहां पर ये प्रोसेस पॉसिबल है, कहां पर नहीं पॉसिबल है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में डिटेल में बताया। बातें क्लियर हुई? इट मींस दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहा था वो एक प्रकार से लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि कहां पर एक लॉ बता दिया था कि हाँ यहां पर ये प्रोसेस लग सकता है अगर ऐसा हुआ तो, बट ऐसा नहीं बता पाया था कि हाँ यहीं पर ही लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स का पीडीएफ, तो जो भी नोट्स बनी हुई थी उसको पीडीएफ अवेलेबल कराई गई थी आपको, और भी नोट्स नहीं बनाई गई थी क्योंकि बाद में नोट्स तैयार नहीं की जा सकी थी इसलिए नहीं अपलोडेड हुआ था। ठीक है सर, टाइमिंग बता दीजिए क्लास की। फिजिक्स 6 बजे चलती है, कभी कभी ग्रुप में मैसेज आ जाता है 5 बजे से भी चलाई जाती है, ज़्यादातर कोशिश करते हैं 5 बजे से क्लास चलाने की। केमिस्ट्री आपकी 7 बजे से चलती है, मैथ आपकी 8 बजे से चलती है। ठीक है, नोट्स गुम हो गया है तो आप किसी और से मैनेज कर लो ना, नहीं तो जो भी है तो अपलोडेड है वहाँ पर। फिजिक्स 6 बजे से चलती है, कभी कभी 5 बजे से भी चलती है, 5 से 7, 7 बजे से केमिस्ट्री चलती है, 8 बजे से मैथ चलती है। ठीक है, चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो समझ में आया ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कमियां क्या थी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। इसको नोट करें, हटा दें इसको। चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि ये जो सेकंड लॉ था एक प्रकार का क्या था, नेचुरल लॉ था। ये एक प्रकार का नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ मतलब ये नेचर हमें सिखाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हाँ टाइमिंग तो बताए है ना, 5 से 7 फिजिक्स, आज थोड़ा लेट हो गई थी क्लास, 7 से 8 केमिस्ट्री, 8 से 10 मैथ। ठीक है, देखिएगा ये एक प्रकार का नेचुरल लॉ होता है। नेचुरल लॉ मतलब जैसे आपको कोई सिस्टम रख दिया गया, सपोज दैट यू हैव अ सिस्टम, यहां पर भी कोई सिस्टम है, अब यहां पर अगर देखो मैं इन दोनों से कनेक्ट करा दूं, एक है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक है 0 डिग्री सेल्सियस, माना तौर पे इन दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट करा दें, कांटेक्ट में रख दें, एक दूसरे को कांटेक्ट में रख दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये तब तक हीट का फ्लो होता रहता है। यहां पर क्या हो रहा है, हीट का फ्लो होता है। हीट फ्लो कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा तो कोई ऐसी पोजीशन होगी जहां पर आकर इक्विलिब्रियम होगा। मान लो ये ऐसी पोजीशन पे आकर रुक जाएंगे जहां पर हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज दैट कहीं पर भी होता है, 60 पे हो सकता था, 70 पे हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने लिया हुआ है, बाहर से भी हीट एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, हीट बाहर से आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब होगा क्या, मान लो ये 50, माना ऐसे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ये आकर क्या हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में चला आ रहा है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये प्रोसेस तो अपने आप हो रहा है ना, ये प्रोसेस तो अपने आप हो रहा है। विनायक जो नोट्स होगी ना, नोट्स आपको फ्री स्टडी मटेरियल पर अवेलेबल होगी, आपके बैच में भी मिलेगी, नोट्स का एक ऑप्शन आएगा बैच में, अभी तो नहीं आएगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, अब बैच में एक ऑप्शन आएगा नोट्स का, तो वो नोट्स पर क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगी। तो हीट का जो फ्लो हो रहा है, क्या उस पर आपने कुछ एक्सटर्नल मेहनत की? नहीं की। कब? जब आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस अपने आप हो रहा था। ये आपका एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है ना, यहां से यहां तक मूव कर रहा है। बट अगर हम इसी को चाहें कि इन दोनों सिस्टम में ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए और ये आपका फिर से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए कांटेक्ट में रखने पर, ये चीज क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल।
अपने आप नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस आप जानते होंगे, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, ये अपने आप हो जा रहा है, तो ये आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पर देखो, यहां पर लिखो क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक प्रकार का क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार तो 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, फिर जाकर ये 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जा रहा, 100 पे 10 पे नहीं जा रहा। ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब एक बार इससे इसमें चेंज हो गया ना, फिर से इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बातें क्लियर हुई, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक बात हमको ये बताना, मान लो ये तो समझ में आ गया सबको ना, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपने आप हो जा रहा है, यहां से यहां तक अपने आप हो जा रहा है, बट ये वाला प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा, ये यहां से यहां तक नहीं जा पा रहा है। अगर मैं चाहूं कि ये ऐसे फिर से वापस इसी स्थिति में आ जाए तो नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, इसको नोट डाउन करो। यही सेम चीज आपको समझाएंगे दूसरा एग्जांपल लेकर, जिसको ना समझ में आया हो, यही सेम चीज हम दूसरा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, तब तो समझ में आएगा ना। यही सेम थिंग हम दूसरा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। चलो देखते हैं, हटा दें इसको, सेम चीज समझाएंगे, बस हमारा एग्जांपल दूसरा होगा। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक सिस्टम दिया गया है और बीच में एक दीवार लगाई गई है, मतलब डिवाइडर लगाया गया है, ये एक प्रकार का डिवाइडर है, सही है। अब इसमें एक गैस भर दो, मान लो गैस फर्स्ट है इसमें, इसमें क्या है, गैस फर्स्ट, इसमें क्या है, गैस सेकंड है, जिसको हमने चेंज करके थोड़ा सा दिखा दिया है, गैस सेकंड, सही है। अब अगर इस डिवाइडर को हटा दो, इस डिवाइडर को हटा दो, इस डिवाइडर को हटा दो, तो ये क्या करेगा, गैस आपस में मिक्स हो जाएगा, होगा, सही है। यहां से यहां तक आने में ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये अपने आप मिल जाएगा जैसे ही आप इस डिवाइडर को हटाओगे, सही है। बट अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो, इसका रिवर्स करना चाहो, क्या ये पॉसिबल है, रिवर्स नॉट पॉसिबल। अगर ये दोनों मिल गई है तो डिवाइडर फिर इसमें लगा दोगे तो क्या अलग अलग गैस हो जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, ये अलग अलग ही रह जाएंगे। इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सही है, अब समझ में आया। कुछ बच्चे रेगुलर आते थे बट आज आए हैं या नहीं आए हैं, सब लोग, नाम तो नहीं उनका आज मिला, जैसे प्राची, अंकिता और वैष्णवी, काव्या और 2-4 बच्चे थे, मृत्युंजय, मुझे जिसका नाम याद आ रहा है। तो ये सब नहीं आए क्या आज, बताओ सब लोग नाम लिख के अपना, आते ही सब लोग बता दिया करो ताकि हमें मालूम चले कि यस आप लोग बैठे हो, ठीक है। समझ में आया सबको, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ अगर समझ में आया तो आगे चले। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ में आया, हाँ अभी बता रहे कि हाँ बैठे हैं, हाँ शिवांगी, क्लियर हुआ, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्लियर हुआ सबको,
बता सकते हो कि हाँ कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। सही है, चलो। अच्छा हूँ, बैठी हो, बहुत सही। बैठे हैं लेकिन बोल नहीं रहे लोग, गुपचुप एकदम। चलो, अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है, समझ में आ गया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। अरे मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे एक दो बॉक्स रख दो, दोनों में अलग अलग गैस रखी गई है, एक में नाइट्रोजन रख दो, एक में ऑक्सीजन रख दो। जब बॉक्स को एक में मिला दोगे, मतलब बीच से डिवाइडर हटा दोगे, दोनों एक में मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। क्या फिर डिवाइडर लगाने पे दोनों सेपरेट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी भाई, मिल गई तो मिल गई ना। तो होगा क्या कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब मिलना उन दोनों का अपने आप हुआ, बट उनका सेपरेशन अपने आप नहीं हो सकता, उसे आपको करना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस को बिना कुछ इफर्ट लगाए अपने आप हो जाए जो प्रोसेस, उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में इफर्ट लगा के उसे करना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो, स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितना वर्क है सबका सब हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ध्यान सुनना, बट कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सॉरी। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे यहां पे स्टेटमेंट में कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट मतलब सभी ऑल वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट, पूरा का पूरा किया गया कार्य वर्क में वो सारी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सभी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, यही आपका हीट इंजन का प्रोसेस है। इसको सब लोग नोट डाउन करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करिए। सही है, आया इतना समझ में। मतलब ये क्या कह रहा है कि जितना वर्क है सबका सब हीट में कन्वर्ट हो सकता है, सबका सब हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट है इसका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि सभी का सभी किया गया कार्य टोटल वर्क कन्वर्ट हो सकता है हीट में, बट सभी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है, पहला वाला समझो, हाथ है आप दोनों आपका, इसको वर्क करो, वर्क करना मतलब मूव करना, तो कब मूव करोगे तो वर्क करोगे, एग्जैक्टली फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो, दोनों हथेलियों के बीच में फोर्स लगाओ और डिस्प्लेस करो एक दूसरे को। तो एक दूसरे को जब डिस्प्लेस करोगे देखो आपका हाथ गर्म हो रहा होगा, जितना वर्क कर रहे हो टोटल हीट में कन्वर्ट हो रहा है, टोटल आपका हाथ गर्म होता चला जा रहा है, हाँ या ना। तो टोटल वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कैसे, आप कोई इंजन ले लो, इंजन ले लो, अभी तो हम हीट इंजन के बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। अभी क्या है, ऐसे पढ़ रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा है। ठीक है, इंजन ले लो, बाइक का इंजन देखते हो ना, ये लो बाइक बन गई तुम लोगों की,
ये बाइक बन गई ना, बाइक बन गई। अब बाइक में जो इंजन लगा होता है, यहां पे इंजन, बाइक में जो इंजन लगा होता है वो वर्क कैसे करता है बताओ जरा। इंजन में पिस्टन्स लगे होते हैं, देखो ऐसे पिस्टन्स लगे होते हैं, ये ऐसे ऐसे पिस्टन्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, जो कि ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहे होते हैं ना। और यहीं पर फ्यूल आता है, फ्यूल पाइप से फ्यूल आता है, और ऐसे ऐसे आपका एक प्रकार से जो ये आपका पिस्टन लगा होता है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। जब ये मूव करता है ना, ऐसे पास जाता है तो ये बर्न होता है, जलता है फ्यूल, फ्यूल जलता है। जब फ्यूल जलेगा, हम इसको आपको 3D में भी दिखाएंगे, टेंशन मत लेना। जब ये फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलेगा, जलने के बाद क्या होता है, वर्क में कन्वर्ट होता है। तब इंजन को पावर मिलती है और वो पहिए को घुमाता है और पहिया आगे चलने लगता है, गाड़ी हमारी आगे चल जाती है। बट एग्जैक्टली क्या जितना हीट हुआ टोटल वर्क में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ, कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। कुछ न कुछ बाहर भी निकल जाती है सिंक के रूप में, कुछ कुछ बाहर भी निकल जाती है सिंक के रूप में। तो इसीलिए कहा गया कि कंप्लीट वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट कंप्लीट वर्क आपका हीट कंप्लीट वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है, बट कंप्लीट हीट आपका वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। चलो, हीट इंजन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, उसके लिए चिंता ना करना, हीट इंजन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। सर कितना प्रेजेंट नहीं होता है, अच्छा कितना परसेंट नहीं होता है ना, आपका पूछने का ये मतलब कितना परसेंट नहीं होता है, तो वो दैट्स डिपेंड अपॉन इंजन, वो इंजन पर डिपेंड करता है। परसेंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा इंजन पर, डिपेंड करेगा इंजन पर कि वो कितना इफिशियंट इंजन है ना। मतलब कंप्लीट हीट को देखो, कंप्लीट हीट तो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती 100%, बट 99% तो करी जा सकती है ना, 99% करी जा सकती है। तो वही चीज इफिशियंसी बताई जाती है एक इंजन का कि कितना परसेंट वो इंजन इफिशियंट है। पहले के जो इंजन थे उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते थे आज के इंजन के मुकाबले ना। क्यों? क्योंकि आज के इंजन इफिशियंट ज्यादा हो गए। अगर कोई भी इंजन 100% इफिशियंट हो जाएगा ना, दैट इज द बेस्ट क्लास, बट हो नहीं सकता, कुछ भी चीज 100% नहीं हुई। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, एक ऐसे लेक्चर में नहीं खत्म हो पाएगा। स्पेसिफिक 2 घंटे की क्लास चलने वाली है, अगली वाली क्लास 5 बजे से रखी जाएगी, 2 घंटे की पढ़ाएंगे हीट इंजन। आज छोटी सी क्लास थी इसलिए हमने लेट रखा था। तो वो इफिशियंट पर डिपेंड करेगा। अभी हम इफिशियंसी भी निकालेंगे, किसी भी इंजन की इफिशियंसी क्या होगी। आप जैसे पेट्रोल इंजन देखते हो, बाइक का इंजन, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, डीजल इंजन देखते हो उसकी इफिशियंसी क्या होती है। तो सारे इंजनों की इफिशियंसी देखेंगे हम लोग। अब इंजन में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग बाइक चलाते हो ना, आपको पता होगा बाइक में 3 प्रकार के इंजन लगे होते हैं। थोड़ा सा हम आपको अगर बता दें, बाइक में 3 प्रकार के इंजन लगे होते हैं, एक एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड। ये भी अलग अलग प्रकार के इंजन है, सभी बारे में बताएंगे, टेंशन मत लेना, एक भी प्रकार छूटेगा नहीं। इंजन भी बाइक का अगर इंजन देखा जाए, बाइक में 3 प्रकार का इंजन लगा होता है, एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और लिक्विड कूल्ड इंजन। अब एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल्ड, लिक्विड कूल्ड, ये अलग अलग टाइप क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि आपका इंजन बहुत ज्यादा गर्म ना हो ना। जैसे आप इंजन को जब बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हो तो वो गर्म हो जाता है ना। अगर चलती हुई बाइक रहे, चला कर ले आओ, अगर उसके इंजन पर हाथ लगाओगे तो आप जल जाओगे। क्यों? क्योंकि इंजन गर्म हो चुका है। अगर कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट हुई होती तो इंजन गर्म ही नहीं होता, इंजन कभी गर्म ही नहीं होता। अब इंजन गर्म होता है, इंजन गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए ये सब सिस्टम लगा होता है, इसलिए एयर कूल्ड इंजन बोलते हैं, ऑयल कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड। एयर कूल्ड क्या होता है? हवा से टकराता है, तब उसके जो पतली पतली ऊपर लगी होती है ना पत्तियां, हवा वहां पे से पास करती है, पास नहीं करती, ठंडा करती है उसको, जिससे वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। ऑयल कूल्ड में क्या होता है? वो जो पतली पतली पत्तियां लगी होती है इंजन के ऊपर बाइक के,
उसमें देखो पतली पतली नली लगी होती है, उसमें ऑयल फ्लो करता रहता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। लिक्विड कूल में आप एक्स्ट्रा कूलेंट मिलाते हो जिसके कारण वो ठंडा होता है। जैसे 100 से 150 सीसी की बाइकों में आप एयर कूल्ड इंजन ही देखते हो, ऑयल कूल्ड नहीं मिलता। 150 से 200 तक ऑयल कूल्ड मिलता है, 200 प्लस में आपको लिक्विड कूल मिलता है। कारण क्या है, जितना बड़ा इंजन होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगा, उतना ही अच्छा हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो वो सारी चीजें कल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंप्लीट करते हैं यही क्लास। आज 7 बजे से हम लोग मैथ चालू कर देंगे। मैथ की क्लास आपके रख दे रहे हैं हम 9 बजे से, ओ सॉरी केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री क्लास 9 बजे से आपकी लगा दी जा रही है। ठीक है, जस्ट एक सेकंड हम देख ले रहे हैं, अगर अभी पॉसिबल हो तो अभी लगा देंगे केमिस्ट्री क्लास, बट अभी पॉसिबल नहीं है आपकी केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, 9 बजे से आपकी केमिस्ट्री क्लास, या 8 बजे से लगा देंगे। जस्ट एक सेकेंड, नहीं हो पा रहा, आज का ये शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। जस्ट एक सेकेंड, मैं बता देता हूँ आज की क्लास कब चलेगी। हाँ डायग्राम दिखाएंगे भैया, आज तो सेकेंड आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे ना, डायग्राम प्रॉपर दिखाएंगे, पूरा का पूरा डायग्राम, इंजन क्या होता है, इंजन के अंदर का भाग क्या होता है, सारी चीजें दिखाएंगे। वो चीज चिंता मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी। आप देखो आज की जो क्लास होगी वो कब से कब होगी, ध्यान देना। 8 बजे से मैथ की क्लास चलती है, 8 बजे से मैथ की क्लास चलेगी, 8 से 9 तक मैथ चलेगा आज। ठीक है, 9 बजे से आपकी 10 बजे तक केमिस्ट्री चलेगी। ठीक, थोड़ा सा टाइमिंग में आज गड़बड़ी हुई है, 7 बजे से केमिस्ट्री नहीं लाइव हो पा रही है, तो केमिस्ट्री आपकी 9 बजे से चलेगी। ठीक है, 9 बजे से आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री आपकी यूट्यूब पर चलती है, ऐप पर, दोनों पर चलती है। तो केमिस्ट्री आपकी 9 बजे से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैथ आपकी 8 बजे से चलेगी। कल से फिर वही टाइम 5 बजे से, 5 से 10 सब लोग फिक्स रहना। ठीक है, सो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, बाय बाय। कल हीट इंजन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब लोग बताओ यस आर नो, सब लोग लिख के बताओ यस आर नो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज की क्लास में? बताओ सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आज की क्लास में? सर मैथ में वो क्वेश्चन लगाएंगे ना जो मैंने पेपर पर सेंड किए थे, चलो देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा एक बार देखेंगे। ठीक है, काव्या, नाजिया, अंकिता, मोहित, श्रेष्ठ, पलक, कंचन, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। पेपर नहीं सर, ऐप पे। हम ये आपकी बात नहीं समझ पाए श्रेष्ठ, क्या आप लिख रहे हो, एक बार फिर से रिवाइज लिखो तो। पेपर नहीं सर, ऐप पे, क्या है ये? श्रेष्ठ आप एक बार फिर बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। अच्छा अच्छा, पेपर नहीं ऐप पर, ओह सो सॉरी।